रेगिस्तान में एक मरीन स्नाइपर का मिशन फेल हो जाता है। एक कदम गलत और उसका पैर लैंडमाइन पर। अब 52 घंटे तक एक ही जगह खड़ा रहना। मौत हर तरफ, प्यास, जानवर, तूफान और अपनी ही यादें। क्या वो बच पाएगा? माइक और उसका साथी टॉमी एक गुप्त मिशन पर हैं। उनका मकसद एक खतरनाक टेररिस्ट नेता की हत्या करना है, जो एक बेडुइन शादी में शामिल होने वाला है। लेकिन माइक किसी मासूम बच्चे, टारगेट के बेटे, के सामने आने से हिचकिचाता है और शॉट नहीं मार पाता। इसलिए मिशन फेल हो जाता है। माइक अपने सीनियर से झूठ बोलता है कि टारगेट उसकी नजरों से ओझल हो गया है, क्योंकि वह किसी इनोसेंट की जान नहीं लेना चाहता था। तभी टेररिस्ट के बॉडीगार्ड्स की नजर माइक और टॉमी पर पड़ती है। वे दोनों पर गोलियों की बौछार कर देते हैं। माइक और टॉमी को मिशन कैंसिल करके भागना पड़ता है। भागते भागते उनका जीपीएस डैमेज हो जाता है। टेररिस्ट के लोगों से बचने के लिए वे एक बड़ी चट्टान के पीछे छिप जाते हैं। टेररिस्ट के लोग चट्टान के पास पहुंच ही रहे होते हैं कि माइक दूसरी तरफ गोली चलाकर उनका ध्यान भटकाता है। तरकीब काम कर जाती है और वे दूसरी तरफ चले जाते हैं। दोनों अपनी जान बचाकर वहां से निकल पड़ते हैं। उन्हें 5 घंटे दूर एक गांव में जाने के लिए कहा जाता है, जहां से उनकी टीम उन्हें पिकअप कर सकेगी। रास्ते में टॉमी माइक को अपने बेटे की शरारतें बताकर एंटरटेन करने की कोशिश करता है, लेकिन माइक सीरियस मुंह बनाए सुनता रहता है। टॉमी के बार बार पूछने पर माइक बताता है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड जेनी को शादी के लिए प्रपोज करना चाहता है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। टॉमी उसे समझाता है कि शादी के शुरुआती दिनों में एडजस्टमेंट की दिक्कतें आती हैं, लेकिन समय के साथ दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने की आदत डाल लेते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद हवा के झोंके से एक वार्निंग साइन बोर्ड उनकी तरफ उड़ता हुआ आता है। उस पर लिखा है कि पिछले 40 सालों में इस जगह 33 मिलियन लैंडमाइंस छिपाए गए हैं। टॉमी इसे नजरअंदाज कर कहता है कि यह टेररिस्ट द्वारा दुश्मनों को दूर रखने के लिए गढ़ा गया झूठ है, लेकिन माइक चिंतित हो जाता है। टॉमी अपनी बात साबित करने के लिए बेफिक्र होकर रेगिस्तान में चलने लगता है। तभी क्लिक जैसी आवाज होती है और अगले ही पल धमाका हो जाता है। लैंडमाइन फटने से माइक कुछ देर के लिए बहरा हो जाता है। जब वह सामान्य होता है तो देखता है कि टमी जिंदा तो है, लेकिन उसके दोनों पैर उड़ गए हैं। माइक उसे उसके बेटे की याद दिलाकर हिम्मत देता है और मॉर्फिन का इंजेक्शन लगवाता है ताकि दर्द कम हो। टमी रेडियो की तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन दर्द से कराहने लगता है। माइक कहता है कि वह अपना पैर आगे बढ़ाकर देखेगा, शायद पुरानी माइन हो और कुछ न हो। टॉमी उसे रोकता है और खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लेता है। मरने से पहले वह माइक से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसे जिंदा वापस लौटना होगा। माइक असहाय महसूस करता है और गुस्से में चिल्लाने लगता है। कुछ देर बाद उसका पैर दर्द करने लगता है। वह सावधानी से एक घुटने पर बैठता है। उसे तरकीब सूझती है। वह एक टूल से टॉमी के पास पड़ा रेडियो अपनी ओर खींचता है, लेकिन रेडियो की बैटरी डेड है और एक्स्ट्रा बैटरी टॉमी के पास थी। माइक सोलर पावर से बैटरी चार्ज करता है और सीनियर से मदद मांगता है। सीनियर बताते हैं कि सैंडस्टॉर्म होने से रेस्क्यू टीम अभी नहीं आ सकती। अगर सब ठीक रहा तो 52 घंटे बाद आएगी। माइक निराश हो जाता है। सीनियर सुझाव देते हैं कि पास में होल खोदकर उसमें कूद जाए। जान तो बचेगी, लेकिन लिम्ब खो सकता है। माइक रेस्क्यू का इंतजार करने का फैसला करता है। वह घड़ी में 52 घंटे का टाइमर लगाता है और माइन पर खड़ा रहता है। थोड़ी देर बाद सैंडस्टॉर्म आता है। वह हिलने नहीं देता। स्टॉर्म खत्म होने पर टॉमी की बॉडी और बैटरी पास आ जाती है, लेकिन फिर दूर चली जाती है। कई घंटे बीतते हैं। प्यास से उसका गला सूख जाता है। सुसाइड का ख्याल भी आता है, लेकिन वह उसे दबा देता है। तभी एक बर्बर आदमी जिगजैग पैटर्न में चलता हुआ आता है। माइक उसे लैंडमाइंस के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन वह समझ नहीं पाता। वह माइक का पानी ले जाता है। माइक पेशाब पीने वाला होता है कि एक छोटी बच्ची, जो बोल नहीं सकती, पानी की बोतल लेकर आती है और दे देती है। माइक राहत की सांस लेता है। बच्ची जेस्चर्स से कहती है कि पैर आगे रखो। माइक जेस्चर्स में समझाता है कि नहीं रख सकता। वह रेडियो लाने को कहता है, लेकिन बच्ची समझ नहीं पाती। माइक जोर से चिल्लाता है तो वह घबराकर भाग जाती है। रात में ठंड से बचने के लिए आग जलाता है। वाइल्ड एनिमल्स आते हैं। वह गोली चलाकर भगाता है। एक एनिमल टॉमी की बॉडी ले जाता है। एक एनिमल पर गोली चलाते वक्त उसका पैर माइन पर पड़ता है। धमाके से बाकी एनिमल्स भाग जाते हैं। सुबह वही बर्बर आदमी आता है। वह कहता है कि माइक बहुत लकी है जो जिंदा है। माइक पूछता है कि क्या वह माइंस की लोकेशन जानता है, इसलिए जिगजैग चलता है। वह इनकार करता है और कहता है कि ऐसी जगह जिगजैग चलना ज्यादा सेफ है। वह रेडियो लाकर देता है और चला जाता है। 24 घंटे बाकी रहते हैं। माइक हेलुसिनेशन में टॉमी को जिंदा देखता है। रात में पास्ट की गलतियां याद आती हैं। एनिमल्स फिर आते हैं। वह गोलियां चलाकर रात काटता है। सुबह एनिमल्स की लाशें चारों तरफ बिखरी मिलती हैं। 45 घंटे बीत चुके, 7 घंटे बाकी। लेकिन रेडियो पर मैसेज आता है कि रेस्क्यू को और 17 घंटे लगेंगे। माइक कहता है अब नहीं रुक सकता। सीनियर उसे जेनी से बात करवाते हैं। माइक माफी मांगता है। हेल्यूसिनेशन में जोई जेनी सामने दिखती है। वह गिरने लगता है तो बेबर उसे पकड़ता है। बेबर उसके वर्न्स पे ऑइंटमेंट लगाता है और बताता है कि उसने भी कभी माइन पर पैर रखा था। एक पैर खोया। पैर खोना पूरी जिंदगी खोने जैसा है, लेकिन वाइफ और बेटी आने से कमी पूरी हो गई। मूव ऑन करना चाहिए।
माइक उसकी बेटी की तारीफ करता है जो पानी लाई थी। बर्बर बताता है कि उसकी बेटी मर चुकी है। माइंस को टिन कैन से रिप्लेस करते वक्त माइंड फट गई। वह खुश है कि बेटी माइक से मिलने आई, कहकर चला जाता है। माइक फिर हेलुसिनेशन में पड़ता है। चाइल्डहुड में फादर माँ को मारते देखना, सिक माँ जेनी के साथ पल। रेस्क्यू टीम एग्जैक्ट लोकेशन मांगती है। माइक फ्लेयर गन निकालता है, लेकिन टेररिस्ट गोलियां चलाते हैं। पास की माइन फटती है, फ्लेयर गन गिर जाती है। माइक कमजोर है, लेकिन जेनी की याद से हिम्मत पाकर रेत में गोली मारकर माइन फोड़ता है। डस्ट क्लाउड से फायदा उठाकर दोनों टेररिस्ट को मार गिराता है। फ्लेयर अभी दूर है। बर्बर की बात याद आती है। वह पैर आगे बढ़ाता है, लेकिन बॉम्ब नहीं फटता। रेत में देखता है तो टिन का डिब्बा है जिसमें टॉय सोल्जर है। शायद बर्बर की बेटी ने माइंस की जगह रखा था। 52 घंटों की मुसीबत से बचकर माइक राहत की सांस लेता है, जमीन पर गिरकर रोता है। फ्लैर चलाता है और गिर जाता है। रेस्क्यू टीम उसे ले जाती है। एंड में एयरपोर्ट पर जेनी उसे लेने आती है। माइक घुटनों पर बैठकर उसे प्रपोज करता है और प्रॉमिस करता है कि अब हमेशा साथ रहेगा।